हेलो एवरीवन। इस नए वीडियो में बेसिकली हम लोग पेपर 6 का बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर और क्यों ये पेपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दूसरे पेपर से। और जैसे लास्ट पार्ट में हम लोग ये बात करेंगे कि अभी जैसे जो भी मेंस दे रहे हैं तो 30 दिन से कम बचे हैं, तो उनका मेंस अभी से कैसे अप्रोच होना चाहिए इस पेपर को लेके भी, और इन जनरल पेपर में क्या क्या करना है या क्या नहीं करना है, कुछ डूस एंड डोंट्स मैं उस लास्ट में ऐड कर दूँगा इस वीडियो। ठीक है, हम लोग सबसे पहले फ़िलॉसफ़ी और सोशियोलॉजी, चूँकि प्रीलिम्स में है नहीं है, तो मेंस के लिए जैसे जो अभी भी दे रहे हैं और जो नेक्स्ट ईयर देंगे, दोनों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट ईयर देंगे उनके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब लास्ट में आप नोटिफिकेशन के बाद प्री की तैयारी करेंगे तो जो मेंस का 3 महीने का टाइम मिलता है, 3 साढ़े 3 महीने का, उसमें अगर आप पहली बार फ़िलॉसफ़ी देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा सिलेबस है। तो इसलिए इसको अभी पहली प्रायोरिटी में मिशन मोड में करना है। और जो इस बार मेंस दे रहे हैं उनको स्कोर शीट शायद सबने देखा होगा। इस पेपर में काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्कोर आ रहे हैं अभी सारे कैंडिडेट्स के। जो टॉपर के लगभग 135, 140, 137 ऐसे मार्क्स है, तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर है टॉप करने के लिए। तो इस पेपर को इसलिए भी बहुत अच्छे से देखना है। दूसरा एक और रीज़न है कि ये पेपर काफ़ी ज़्यादा छोटा है। छोटा इन द सेंस जैसे सीजी का जो आर्ट एंड कल्चर है वो आप लगभग पूरा प्रीलिम्स में पढ़े हैं। सोशियोलॉजी काफ़ी क्रिस्प बुक है, छोटी सी है और सेलेक्टेड टॉपिक्स है। फ़िलॉसफ़ी काफ़ी देखने में काफ़ी बड़ा है, बट अगर जैसे पेपर 3 से आप कंपेयर करोगे तो उसका इंडियन हिस्ट्री ही कितना बड़ा पार्ट है। मॉडर्न मॉडर्न अपने आप में बहुत ज़्यादा है, फिर एंशेंट मेडिवल, पबेड पॉलिटी, छत्तीसगढ़ का पंचायती राज, फिर छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में अगेन एंशेंट मेडिवल मॉडर्न। तो उससे अगर कंपेयर करेंगे तो ये पेपर काफ़ी छोटा है और 135-38 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा है। इस पेपर को लेके एक चीज़ ये बोलते हैं जनरली लोग कि फ़िलॉसफ़ी समझ में नहीं आता है, तो ऑप्शन तो है नहीं, आपको पढ़ना है, तो क्या कर सकते हैं। एक चीज़, दो चीज़ मैं बता रहा हूँ, उनमें से कोई सा भी ट्राई कर लेना। एक तो कर सकते हो कि आप कोई भी गाइड रख लो। अब ये गाइड आपका कोई भी दोस्त हो सकता है, या कोई कोचिंग अगर आप जा रहे हो तो वो कोचिंग हो सकता है, तो या फिर यूट्यूब या जो भी अदर मीडियम है, तो उससे पढ़ लो आप गाइड। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप बार बार, क्योंकि शुरू में जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं या टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लोग बोलते हैं फ़िलॉसफ़ी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप बार बार रीड कर लो। मल्टीपल टाइम रीडिंग करोगे, जैसे मेरे केस में था, मेरे को फ़िलॉसफ़ी लगभग याद नहीं होता था और मेरे दिमाग में भी था कि याद नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करता था, बार बार पढ़ लेता था फ़िलॉसफ़ी में। मुझे लगता है मैंने अपने पूरे सिलेबस में सबसे ज़्यादा फ़िलॉसफ़ी ही पढ़ा है। तो आप बार बार फ़िलॉसफ़ी को पढ़ लीजिए, और इसका फ़ायदा ये हुआ था मुझे कि एग्ज़ाम वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरा याद नहीं है आंसर, मैं 15 वर्ड 12 वर्ड या 12 मार्क्स, सॉरी 8 मार्क्स या 15 मार्क्स का आंसर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। पर मैं जब लिखना स्टार्ट किया तो हाथ और ब्रेन इतना साथ दिया कि हर बार आगे की लाइन मुझे याद आती जाती थी। तो इसलिए मल्टीपल रीडिंग कर लें, और उसके साथ साथ आप ये करें कि इसको पार्ट में देखें, दो दो या 4 पार्ट में बांट लें, जैसे इंडियन फ़िलॉसफ़ी, वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी, फिर जो एथिक्स वाला पोर्शन है वो, और अदर सोशल थिंकर जैसे महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर दीनदयाल उपाध्याय। तो ऐसे करके सेगमेंट्स में पार्ट डिवाइड कीजिए, और उसके बाद जैसे इंडियन सेगमेंट है तो उसमें आस्तिक और नास्तिक करके कैटेगराइज कर लीजिए। फिर आस्तिक वाले में जो 6 है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत, तो इन 6 को दो दो के पेयर में पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा, एक थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें और एक जो उसका व्यवहारिक पक्ष है वो, तो ये दोनों चीज़ें ज़्यादा लिंक करके समझ में आ जाएगी। वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी को सबसे पहले 3 पार्ट में बांट लीजिए। एक बुद्धिवाद, अनुभववाद और समीक्षावाद। फिर बुद्धिवाद में जो जो दार्शनिक हैं उनको बुद्धिवाद में रखिए, अनुभववाद के दार्शनिकों को अनुभववाद में और समीक्षावाद में। और जब आप लाइन से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कॉमन फैक्टर, जैसे बुद्धिवाद के बारे में अगर आपको 4 लाइन पता है कि ये लोग सिर्फ बुद्धि को मानते थे, अनुभव का, इनके ज्ञान में कोई स्थान नहीं था, ज्ञान का स्रोत केवल बुद्धि थी, सारी चीज़ें जन्मजात होती हैं, तो 4-5 लाइन आपको हमेशा कॉमन मिल जाएगा बुद्धिवाद में। सेम विथ अनुभववाद और समीक्षावाद में दोनों का कॉम्बिनेशन लिखना है। तो ऐसे करके आप काफ़ी इजी हो जाएगा ये, आप अगर पढ़ के देखेंगे तो। फिर अदर में जैसे अदर वाले जो दीनदयाल उपाध्याय या महात्मा गांधी जी या अरविंद, इनका काफ़ी इजी है पढ़ने से, बेसिक रीडिंग से समझ में आ जाएगा। और एक एथिक्स वाले हैं, तो वो चूँकि आप सिविल सर्वेंट बनने जाएंगे तो आपसे एक्सपेक्ट भी किया जाएगा बाद में, तो वो चीज़ पढ़ लीजिएगा। और ऐसे सेगमेंट में बांट के देखेंगे तो काफ़ी इजी लगेगा कि फ़िलॉसफ़ी उतना भी ज़्यादा टफ नहीं है। अब सोर्सेज़ का बात कर लेते हैं, तो सोर्सेज़ के लिए फ़िलॉसफ़ी के लिए मेरे सोर्स रहे थे बेसिकली टुटेजा ट्यूटोरियल्स का जो बुक है, मैंने वो पढ़ा था, उसी को बार बार रीड किया था। इसमें फ़िलॉसफ़ी में एक चीज़ किया जा सकता है, जो कोटेशंस आते हैं इसमें, जैसे चारवाक का
वो है यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागतम कुतः, या फिर जो गीता का है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, या फिर जो धर्मनिरपेक्षता पे है जॉर्ज जेकब हेलियोक का कि धर्मनिरपेक्षीकरण ना तो ईश्वरवाद और अनिश्वरवाद का ना ही महिमा मंडन करता है ना ही उसका खंडन करता है। या फिर जो डेकार्त का है कि एक चीज़ है जिस पर मैं संदेह नहीं कर सकता, वह है मेरी स्वयं की आत्मा, ऐसा करके जो है। तो ये सारे कोटेशंस जो भी हैं इसको आप इन्वर्टेड कोमा में डाल के दिखाइए या फिर अंडरलाइन करके दिखाइए, इससे आपको अच्छे मार्क्स फैच होंगे। सेगमेंट वाइज पढ़ें, बहुत मल्टीपल रीडिंग पढ़ लें, अगर याद नहीं हो रहा है तो याद हो जाएगा। और इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे इन जनरल हम लोग जो भी सेलेक्ट हुए हैं या टीचर्स भी सजेस्ट करते हैं कि पॉइंट्स में लिखने चाहिए। पॉइंट्स में लिखने का फ़ायदा है कि दिखता है आंसर और दिखता है आपने कितने पॉइंट लिखे हैं, तो जो जो कीवर्ड है वो दिख जाता है। इस पार्ट के लिए आप इस पेपर के सिर्फ इस पार्ट के लिए फिलोसफी के लिए, क्योंकि ये पूरा थॉट्स है इसमें, तो आप पैरा राइटिंग कर सकते हैं उसमें। जैसे मैंने किया था तो मेरे मार्क्स ठीक थे उसमें, तो उस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर पैरा राइटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। सोशियोलॉजी के लिए ट्यूटोरियल की बुक जो पतली सी आती है 137 पेज की समथिंग, वो बिल्कुल सफिशिएंट है। इस पार्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, फॉर्डर कुछ कुछ तैयार कर लीजिए। फॉर्डर मतलब ऐसे चीज़ें जो हर एक चीज़ के लिए काम आए, जैसे धर्म, जाति या समुदाय। तो धर्म भी सामाजिक नियंत्रण का साधन है, जाति भी सामाजिक नियंत्रण का साधन है, समुदाय भी समुदाय सामाजिक संगठन का आधार है, धर्म भी सामाजिक संगठन का आधार है। तो ऐसे कुछ कुछ 10-12 पॉइंट आप प्रिपेयर कर लीजिए जो सारी चीज़ों में कॉमन आते हों। और जैसे ही धर्म पूछे तो उसमें से 5-6 पॉइंट धर्म में आ जाए, जाति पूछे तो 5-6 पॉइंट जाति में आ जाए। ऐसे करके सेगमेंट्स फोल्डर बना लीजिए और वो कहीं लिख लीजिए, उसको बार बार रीड करते जाइए ताकि उस दिन जो भी पूछे आप 5-6 पॉइंट बिल्कुल लिख सकें। इसमें एक चीज़ ऐसा कर सकते हैं आप, जो डेफिनेशन पूछेगा तो वो आप उसमें स्कॉलर का नाम लिख दीजिएगा। जैसे कुछ भी पूछा, जैसे जाति क्या है तो जाति एक बंद वर्ग है, ये सब लिखेंगे आप। मजुमदार और मदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। अभी तो जैसे बोगार्ट्स का प्रतिस्पर्धा पे कि निश्चित उस वस्तु को पाने की होड़ है जो उतनी नहीं है जितनी वो उसकी डिमांड है, ऐसा करके। तो स्कॉलर का नाम आप मेंशन कर देंगे तो और ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है आंसर कि आपने पढ़ा है अच्छे से और आपको पता है, तो उसमें आप ज़्यादा मार्क्स फैच करेंगे। और जो सीजी सोशल एस्पेक्ट है, इसमें चूँकि प्री में आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं इसको, इसमें आपके साथ इसमें कंटेंट का क्राइसिस नहीं रहेगा। इसमें आपके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहेगा कि आपको इतना आता है कि 2 नंबर से लेकर 15 नंबर में हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 15-15 नंबर से भी ज़्यादा कंटेंट है। तो इसमें आपको खुद को रोकना है। तो इसमें सबसे पहले आप डिसाइड करें कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस टॉपिक को देना चाहिए, किस पॉइंट को देना चाहिए, या फिर किस पर्टिकुलर चीज़ को देना चाहिए, उसको सबसे पहले लिखें और 2 नंबर के हिसाब से 4 पॉइंट लिखें। ऐसा करके ये प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए आप। कुछ कुछ चीज़ें जो हम लोग प्री में नहीं पढ़ते हैं और जो मेंस में हैं, वो सिलेबस देखिए आप जैसे, और उसके हिसाब से वो सब भी चीज़ें प्रिपेयर कर लीजिए। इस पेपर में एक और चीज़ है जो जनरली सोचते हैं कि वो लैंग्वेज वाले पेपर में होगा, जैसे जनौला मुहावरे हाना लोकोक्तियाँ। तो इस पेपर के सिलेबस में मेंशन किया हुआ है जनौला मुहावरे हाना लोकोक्तियाँ, तो उसको भी अलग से प्रिपेयर करके जाइएगा। चूँकि इतना कंटेंट हमारे पास ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, प्री के लिए हम लोग बार बार पढ़ते हैं इससे। तो अब लिखिए इसको, इसके क्वेश्चन जैसे 2 नंबर पे लिखिए, 8 नंबर पे लिखिए, 15 नंबर पे लिखिए, और अपने आप को रोक के देखिए कि कितना आप रोक पाते हैं कंटेंट लिखने में, कितना टू द पॉइंट लिख पाते हैं आंसर। अगर कुछ इसमें और कुछ ये कर सकते हैं, जैसे कोई तीज त्यौहार पूछा है तो अगर आप उस तीज त्यौहार को मनाते हैं तो वो सॉइल का टच जो है, सन ऑफ द सॉइल, वो टच ज़रूर देना चाहिए। जैसे हरेली में बुक्स में बहुत ज़्यादा ये नहीं दिया होता है, पर शायद मेरे किसी दोस्त लोग मनाते थे तो उसमें कुटकी दाई की पूजा उसके आंसर में लिखा हुआ था। तो अगर ऐसा कुछ टच है आपके पास तो वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा, उसके अच्छे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे आपको। और इसमें भी थोड़ा बहुत करंट का स्कोप है, जैसे करंट में पर्यटन या मेला, छुट्टी, जैसे राज्य अलंकरण पुरस्कार पूछा तो फिर आप बता सकते हो कि इस साल भी किसको मिला। और ऐसे ही पंथी नृत्य आया मान लो तो फिर देवदास बंजारे के बारे में आप लिख सकते हैं। वो तो लिखेंगे ही आप, वो राधे श्याम बारले जिनको अभी पद्मश्री मिला था, श्री राधे श्याम बारले जी को, उनका नाम मेंशन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ आप बिल्कुल लिखिए, इससे आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जो भी आपकी क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, इस अभी जैसे 30 दिन बचा हुआ है तो आप लोग को क्या क्या करना चाहिए, तो मेरे को लगता है कि अब टेस्ट सीरीज़ जैसे 2 जो भी दे रहे होंगे तो अब टेस्ट सीरीज़ 1 ही कर लीजिए उसको। और 1 महीने में अभी जैसे
2 सेट से ज़्यादा टेस्ट मत दीजिएगा, पूरा कंप्लीट 2 सेट्स। ट्राई कीजिएगा कि जो दूसरा सेट दें वो एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से दें, और बिल्कुल एग्ज़ाम में जैसे एक दिन में 2 पेपर होता है वैसा वो एक बार आप 4 दिन देखिए जी के, क्योंकि जब एग्ज़ाम वाले दिन दोगे तो पेपर 3 पेपर 6 लिखते टाइम इतना हाथ अपना काम भी नहीं करता है, और उस टाइम इतना प्रेशर रहता है। अगले दिन जैसे पहला दिन ख़त्म होता है, पहला दिन अच्छे से निकल जाता है, दूसरे दिन से पहले जो आप ऐसे का पेपर लिख के रूम जाओगे तो फिर समझ में आता है पेपर 3 इतना बड़ा है और पेपर 4 भी काफ़ी बड़ा है। मतलब अगर आप उस दिन पेपर 3 के लिए पहले से बहुत ज़्यादा तैयार नहीं हो तो आपको वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पेपर 4 के बीच में 2 घंटे का गैप है, उसमें खाना भी खाना है और पेपर पढ़ना भी है उतना। तो ट्राई करें कि वो पोर्शन जो पेपर 4 का कोई सा एक पार्ट पहले वाले दिन ही कर लें रात को, और उसके बाद पेपर 3 पूरा पढ़ें और फिर पेपर 3 दें। फिर पेपर 4 वाला पोर्शन जो 1-1.5 घंटा बचा उसका थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स रखें और उसको प्रिपेयर उसी टाइम पढ़ें। इतना शॉर्ट नोट्स अभी बना लें उस चीज़ का जो चीज़ आपको याद नहीं है, या फिर 20 दिन बाद बना लीजिएगा पेपर से पहले, और सिर्फ उतना पढ़ के जाइएगा। ये कर लीजिएगा ये 4 दिन आप करके देखिएगा एक बार, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। और आप लोग अब टेस्ट देंगे तो आदत डालिएगा कि कहीं कूलर या एसी में दे रहे हैं तो वो बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, एक फ़ैन रहेगा, तो वो देख लीजिएगा आप। और आप कर सकते हैं कि अब जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज़ कीजिए, बहुत रिवाइज़ कीजिए। लिखने के लिए कोई एक टेस्ट सीरीज़ ही रखिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत कीजिए। अब किसी भी नेगेटिव पर्सनालिटी को आपको या फिर कुछ डिमोरलाइज़ नहीं होना है अननेसेसरी, कुछ ऐसा कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ मत दीजिए जो आपको डिमोरलाइज़ करे बहुत ज़्यादा कुछ भी पूछ के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए अगर कभी भी ऐसा लग रहा है, और ख़ुद का सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिए कि कितना पानी में, और उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कीजिए। और एक काम आप लोग ये भी कर सकते हैं कि जिसको भी डाउट कुछ है और अलग से क्वेरी के अलावा, तो मैं अभी नीचे अपना टेलीग्राम चैनल मेंशन कर दूंगा, आप टेक्स्ट उससे कर सकते हैं। जो भी आपको स्पेसिफिक डाउट है आप उसमें लिख दीजिए, और अपना नाम, और अगर मेंस दे रहे हैं तो मेंस लिख लीजिए, और नहीं तो नेक्स्ट ईयर जो भी आप दे रहे हैं एग्ज़ाम तो आप वो मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं अकॉर्डिंगली मैसेज कर दूंगा उनको भी जो भी आपके डाउट्स हैं उसे। चलो, और मेरी RTI कॉपी CGPSC रिसोर्सेज एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें मेरी RTI कॉपी मिल जाएगी आपको, तो आप वो देख सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट।